कि उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल के किस नवाब ने मिलाया। दीवान का मतलब था कि उनका जो प्रशासनिक कार्य, प्रशासन का कार्य है, बंगाल में कौन देखेगा, वो मुर्शिद कुली खां देखेगा। अच्छा, कितने दोस्त ये समझते हैं कि नवाब का क्या मतलब है। मुगल शासक एक आया फर्रुखसियर, ठीक है, जिसको हम घृणित शासक कहते हैं, जिसने अंग्रेजों को दस्तक दिया, यानी कि अधिकार पत्र दिया साइन के लिए। वो लोग ने बंगाल में क्या पद दिया, नवाब पद दिया, कि तुम यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करोगे और रेवेन्यू इकट्ठा करके किसको दे देंगे, वो आपको मुगल को देना होगा, यानी मुगलों को देना होगा, दिल्ली को देना। भैया ये यूरोपीय जो लोग हैं ना, ये मधुमक्खी की तरह है, अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगे, ठीक है, अगर इनको छेड़ोगे तो फिर नुकसान अपने साम्राज्य का होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। अच्छा, कितने दोस्त ये समझते हैं कि नवाब का क्या मतलब है, एक बार बताओ, एक एक दो शब्द में लिख के। तो आप कहेंगे भैया नवाब का मतलब होता था किसी शक्ति के अधीन कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इस क्षेत्र को लीड करता था। या मान के चलो जैसे देश में मुगलों का शासन था, तो मुगलों ने बंगाल में क्या पद दिया, नवाब पद दिया, कि तुम यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करोगे और रेवेन्यू इकट्ठा करके किसको दे देंगे, वो आपको मुगल को देना होगा, यानी मुगलों को देना होगा, दिल्ली को देना होगा। तो वही नवाब जो बंगाल में रहे, क्या क्रम उनका रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको मार्क करके बताऊंगा कि ये चीज़ें भूलनी नहीं है। ठीक है, शुरू करेंगे आज की क्लास को। क्या टॉपिक रहेगा, छोटा टॉपिक है, शायद लगभग आधे घंटे का टॉपिक होगा, बंगाल के नवाब। ओके, तो बंगाल के नवाबों में सबसे पहला नवाब कौन है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, बंगाल का नवाब ये सन 1700 से लेकर के 1727 तक रहा। देखो इसकी शुरुआत कैसे हुई, सन 1700 में ये बंगाल का दीवान बना, औरंगजेब ने बनाया। अब आप कहेंगे भैया औरंगजेब कहाँ से आया, जो बच्चे नहीं जानते, तो मुगलों का छठा शासक था औरंगजेब। और औरंगजेब की अगर हम बात करें आपसे, कि औरंगजेब का जो शासनकाल है आपका, औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 से लेकर के 1707 तक उनका क्या था, आपका शासनकाल था। ठीक है, तो सन 1700 में क्या हुआ, ये बंगाल का दीवान औरंगजेब ने नियुक्त किया। अब आप समझ सकते हैं कि भैया औरंगजेब कहाँ पर था, जरा बताएंगे। आप कहेंगे औरंगजेब दिल्ली है और उसने बंगाल के क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए मुर्शिद कुली खां को पोस्ट दी दीवान की। दीवान का मतलब था कि उनका जो प्रशासनिक कार्य, प्रशासन का कार्य है, बंगाल में कौन देखेगा, वो मुर्शिद कुली खां देखेगा। सन 1707 में भैया औरंगजेब की मौत हो जाती है। औरंगजेब की मौत के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे, औरंगजेब की मौत के बाद में औरंगजेब का जो पोता है उसका नाम है अजीमुशान। अजीमुशान इससे कहता है मुर्शिद कुली खां से कि भाई तुमको जिस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया, जो राजस्व तुमको दिल्ली भेजना था, तुम उसमें कटौती कर रहे हो और कई प्रकार की कटौतियां तुमने उसमें की और तुम सही तरीके से उस टैक्स को नहीं भेज रहे हो। तो इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ, मुर्शिद कुली खां और अजीमुशान के बाद में। ठीक है, अब क्योंकि दिल्ली की नज़र में ये आ गया कि भाई ये तो चोरी कर रहा है ना, और ठीक से प्रशासन को नहीं चला रहा है, या हमारी अधीनता को अच्छे से नहीं मान रहा है, क्योंकि बॉयकॉट करने लग गया। ये मैसेज इस तरह के देने लग गया कि दिल्ली की सरकार का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि औरंगजेब सबसे प्रभावशाली शासक था अंतिम। देखो अगर मैं वो मुगलों की बात बताऊं तो संस्थापक कौन है आपका, बाबर। बाबर के बाद में कौन रहा आपका, बाबर रहा 1526 से 1530, फिर हुमायूं रहा 1530 से 1540, 1555 से 56, फिर इसके बाद में अकबर आया 1556 से 1605, और 1605 से 27 तक फिर आपका जहांगीर आया। कौन आया, फिर जहांगीर आया। जहांगीर के बाद 1627 से 58 तक कौन आया, शाहजहां आया। 1627 से 28 तक कौन था, शाहजहां। और शाहजहां के बाद में छठा औरंगजेब। और ये 6 ही शासक ऐसे हैं जो मजबूत शासक कहे जाते हैं मुगलों के। और औरंगजेब के बाद में क्या हुआ कि मुगल शासक जो थे वो कमजोर हो गए। इसी का फायदा उठाया किसने, आपका मुर्शिद कुली खां ने। और मुर्शिद कुली खां ने ढाका से, ढाका पे कहते हैं मुगलों का एक कंट्रोल था, उनके स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया ढाका को कहां पर, आपका ढाका को क्या बोलेंगे आप, मकसूदाबाद बना ली उन्होंने राजधानी। कहां बना ली, मकसूदाबाद उन्होंने राजधानी बना ली। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मकसूदाबाद जिसको आज हम मुर्शिदाबाद कहते हैं। सन 1717 में फर्रुखसियर ने बंगाल का सूबेदार बनाया। अब जब मुगल शासक एक आया फर्रुखसियर, ठीक है, जिसको हम घृणित शासक कहते हैं, जिसने अंग्रेजों को दस्तक दिया, यानी अधिकार पत्र दिया साइन के लिए, मैंने आपको बताया था। तो उस फर्रुखसियर ने इसको क्या कर दिया, बंगाल का जो सूबेदार है, यानी कि आपका जो प्रशासनिक कार्यवाही के साथ साथ में वहां का जो सैन्य प्रशासन था, वो इसके हाथ में दे दिया। ठीक है, तो इसकी शक्ति और बढ़ी। 1719 में इसने क्या कर दिया कि जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है उसको भी बंगाल में मिला लिया। ठीक है, और यहाँ से इजारेदारी प्रथा का जनक इसको कहते हैं। इजारेदारी प्रथा यानी कि भूमि, जो आपका किसान थे, जमींदार थे, तो राजस्व उगाने के लिए यहाँ पर एक प्रथा लागू की गई जिसको इजारेदारी प्रथा हम कहते हैं। ठीक है,
इसने ये क्या काम करता था, इजारादारी प्रथा से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये गांव हैं सारे, ये गांव हैं आपके, और इन गांवों से क्या करना होता था कि अपनी उपज का टैक्स इनको देना होता था गांवों को। अब ये कैसे दे, या इस गांव का टैक्स कैसे हो, या तो राजा खुद जाकर के इकट्ठा करे टैक्स सबसे, या वो क्या करते थे, हर गांव में एक जमींदार अपॉइंट करते थे कि भैया तुम एक ठेका ले लो, एक बोली लगा लो, एक ठेका ले लो, और उस ठेके के द्वारा क्या करो कि तुम ये गारंटी लो कि ये सारा पैसा तुम इकट्ठा करके राजा तक पहुंचाओगे, तो राजा तुमको सख्ती देगा। आपका मतलब कि ऐसे समझे कि राजा आपको सख्ती तो देगा ही देगा, साथ में क्या होगा कि भाई उस जो राजस्व है उसमें आपका एक प्रतिशत भी होगा। ठीक है, शुजाउद्दौला इसके बाद में आया दूसरा, ठीक है, वो 1727 तक रहा। 1727 से लेकर के 39 तक मुझे बताएंगे दूसरा बंगाल का नवाब कौन बना, इसी का बेटा था, क्या बोलेंगे। 1732 में इसने बिहार को बंगाल में मिला लिया। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल में बंगाल के किस नवाब ने मिलाया, तो मुर्शिद कुली खां कहेंगे। ठीक है, अच्छा आप कहें शुजाउद्दौला मोहम्मद खान दूसरा था आपका, जिसको शुजाउद्दौला, मोहम्मद खान पूरा नहीं पढ़ना, मुर्शिद कुली खां के बाद में कौन आया, मैं क्रम पूछूंगा आपसे, शुजाउद्दौला। ठीक है, तो आप कहेंगे शुजाउद्दौला 1732 में बिहार को बंगाल में मिला लेता है, और इसने सूबेदार बनाया अलीवर्दी खान को अपना, यानी इसने अपनी जो सैनिक कार्यवाही की जिम्मेदारी थी, जो सैन्य संचालन था, वो किसको दे दिया, शुजाउद्दौला ने अलीवर्दी खान को। ठीक है, अलीवर्दी खान को ये मिला इससे। अच्छा फिर बात करते हैं, तीसरा आया सरफराज खान। सरफराज खान है आपका 1739 से 40, जिसने सन 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा। अब देखो गिरिया का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में। देखो अलीवर्दी खान को किसका समर्थन प्राप्त था बताएंगे, जब तक वो जीवित था, तो शुजाउद्दौला के समर्थन से ही तो ये आपका क्या बना था, शुजाउद्दौला के समर्थन से ही ये क्या बना था बताएंगे, अलीवर्दी खान। आप कहेंगे भैया ये सूबेदार बनाया गया, तो इसकी भी तो महत्वाकांक्षा थी कि बंगाल का नवाब बने, लेकिन बंगाल का नवाब बने उससे पहले उसके वंशज सरफराज खान ने उसको चुनौती दी, और सरफराज खान का जो साथ दिया इसमें जगत सेठ आपका हाजी अहमद, वहाँ के मतलब प्रभावशाली लोग थे बंगाल के। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ आपका, इसको ही हम हैदर जंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहने की बात है कि सरफराज खान जिसको हैदर जंग के नाम से जानते हैं वो गद्दी पर आया, अलीवर्दी खान उस समय पर गद्दी पर नहीं आ पाया। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जब दोनों का संघर्ष हुआ तो अलीवर्दी खान ने किसको, सरफराज खान को पराजित किया, और सरफराज खान को पराजित करने में जो सेठ लोग पहले किसकी तरफ थे, सरफराज की तरफ थे, उनको अलीवर्दी खान ने अपनी तरफ कर लिया, और फाइनल जीत किसकी हुई, अलीवर्दी खान की हुई, और अलीवर्दी खान ने किसको, सरफराज को गद्दी से हटा दिया। अब अलीवर्दी खान ने क्या किया कि बार बार क्योंकि मुगल कह रहे थे कि भाई हमको टैक्स दो, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला से मिला। मोहम्मद शाह रंगीला एक मुगल शासक था, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर, और ये कमजोर शासक था और बड़ा रंग मिजाज शासक था। अब इसने इससे डीलिंग की रंगीला से, इसने कहा भैया हम रोज रोज तुमको टैक्स नहीं दे सकते, इकट्ठा पैसा बताओ कितना चाहिए। तो इसने बोला कि 20 करोड़ रुपए दे करके, इसने बोला 20 करोड़ तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको ऑफिशियली ये अनाउंस करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं वास्तविक नवाब हूं बंगाल का। तो बंगाल का वास्तविक पहला नवाब कौन है, वो अलीवर्दी खान है, और मोहम्मद शाह रंगीला को आप ऐसे समझिए इसने खरीद लिया उसने उसको, और खरीद लिया, और इसने क्या कर दिया, मुगलों को जो पैसा गिफ्ट वगैरह टैक्स जाते थे वो सब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि इसने इकट्ठा पैसा दे दिया। इसके समय ही मराठों ने आक्रमण किया। ठीक है, अब मराठे तो उस समय पर पावरफुल थे, मराठों के आक्रमण से घबराया अलीवर्दी खान, इसने जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था, अब बताएंगे उड़ीसा को किसने मिलाया था, उड़ीसा को बंगाल में किसने मिलाया था, तो वो उड़ीसा वाला क्षेत्र मराठों को दे दिया, और एक संधि हुई, और साथ में इसने मराठों से एक प्रॉमिस किया अलीवर्दी खान ने कि मैं तुमको हर साल 12 लाख रुपए चौथ के रूप में, चौथ कितना % कर होता था मैंने मराठा साम्राज्य में आपको बताया, बताएंगे जरा। तो आप कहेंगे भैया कि टोटल प्रोडक्शन का 1/4, या बोले तो हम ये भी कह सकते हैं 25% टैक्स ही चौथ होता था उत्पादन का। ठीक है, और ये मराठों से संधि हुई इसकी रघुजी भोंसले के साथ में। अलीवर्दी खान, इसका कोई पुत्र नहीं था, तो इसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को, तो आप कहेंगे इसने अपनी छोटी बेटी का पुत्र, यानी कि ये कौन हुआ, इसका नातिन हुआ, को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब इसके छोटी बेटी के पुत्र को, तो अब इसके 3 बेटी थी टोटल, अब एक बेटी का पुत्र यदि इसने नवाब घोषित कर दिया तो इसकी बाकी बेटी ऑब्जेक्शन करेंगी, यस और नो। वो भी तो चाहेंगी कि उनके बेटे जो है उनको क्यों शासक नहीं बना रहे हैं, छोटी बेटी से इतना प्यार कि उसके लड़के को बंगाल का नवाब बना दिया, बड़ी गलत बात है ये तो भैया अलीवर्दी खान शासन कर रहा था। अलीवर्दी खान ने कभी अंग्रेजों से लड़ा नहीं, उसने बोला कि यूरोपीय जो है ये मधुमक्खी हैं,
यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किस बंगाल के नवाब ने की? अलवर्दी खान ने। उसका कहना और मानना यह था कि भैया ये यूरोपीय जो लोग हैं ना, ये मधुमक्खी की तरह हैं, अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगे, ठीक है, अगर इनको छेड़ोगे तो फिर नुकसान अपने साम्राज्य का होगा। अब सिराजुद्दौला का जो विरोध किया वो घसीटो बेगम, मीर जाफर और आपका राय दुर्लभ, ये इसकी मौसी है, मतलब एक दूसरी बेटी है किसकी? आपका अलीवर्दी खान की, जो ये कहती है कि मेरे बेटे को अधिकार क्यों नहीं मिलेंगे, इसको क्यों मिलेंगे? तो आप कहेंगे घसीटो बेगम कौन थी? ये मौसी थी। अब ये मौसी मिल गई वहां के एक सैन्य अधिकारी था मीर जाफर, राय दुर्लभ एक सेठ था, जगत सेठ पैसे वाला, अमी चंद, शौकतगंज। अब ये सारे जो विरोधी लोग थे, जो नवाब के समय अलीवर्दी खान के समय ताकत रखते थे, अब उनको ये पता चला कि भैया अगला शासक तो सिराजुद्दौला होगा, तो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए विपक्ष में। लेकिन इसने क्या कर दिया? 1756 में मरिहारी के युद्ध में शौकतगंज को मारा। ये शौकतगंज इसकी मौसी का लड़का था। इसी शौकतगंज के लिए घसीटी बेगम लड़ रही थी, अब यही मारा गया तो कुछ बचा नहीं फिर, ठीक है। कहने का मतलब है इसने अपने विरोधियों को हराया। 1756 से 63 तक एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। ये किस किस के बीच चल रहा था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध चल रहा था, जिसमें अंततः जीत अंग्रेजों की हुई थी। फ्रांसीसियों प्लस अंग्रेजों की किलोबंदी बंद करने के आदेश इसने दे दिए। इसने कहा कि तुम दोनों हमारे देश में लड़ रहे हो और बंगाल के क्षेत्र में लड़ रहे हो। तो सिराजुद्दौला उनसे कहता है कि ये झगड़ा तो करते रहो, और तुम ये जगह जगह जो अपने व्यापारिक अड्डे बनाते जा रहे हो, कहीं पर भी तुम दीवार खड़ी कर देते हो, कहीं पर भी तुम किला बना देते हो। उसने बोला कि ये किलेबंदी नहीं चलेगी, उसने आदेश दे दिए। अब दरअसल में उनके आदेश को अंग्रेजों ने छोटा मान लिया। उन्होंने पता बंगाल के जो बाकी नवाब अब तक थे, उन्हीं की तरह कोई नवाब होगा, इसकी बात सुनी नहीं। अब सुनी नहीं इसकी बात तो करते रहे अंग्रेज अपना काम। तो इसने जाकर के एक अंग्रेज जो ब्रिटिश लोग थे, एक ब्लैक होल की घटना हुई 20 जून 1756 को। कब बोलोगे? 20 जून 1756 को इसने पकड़ा। सारे लोग काम कर रहे थे, 146 लोगों को इसने क्या कर लिया? बंद कर दिया। एक 18 फीट बाई 10 फीट के कमरे भर दिए। मतलब सुबह जब दरवाजा खुला तो 23 जिंदे बचे। तो भैया 23 जिंदा बचे तो ब्रिटिश सरकार भी क्या हो गई? अब सेंसिटिव हो गई सिराजुद्दौला के लेकर कि भाई ये तो कोई आक्रामक आदमी आ गया। अब अंग्रेजों ने अपनी प्लानिंग की और प्लासी का युद्ध हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव था। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत किसकी हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, अब ये तो धोखाधड़ी वाले लोग थे, मीर जाफर और मीर मदान, ये दोनों क्या कर गए? गद्दारी कर गए। अब इन दोनों ने जब गद्दारी कर दी तो जो सेना थी उसके पास कुछ नहीं था क्लाइव के पास में। सिराजुद्दौला के पास में 50,000 लोगों की शक्ति थी। मैंने आपको पढ़ाया, ये याद है ना? अंग्रेजी शासन की शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन इसके लोग, इसकी इतनी बड़ी सेना ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्लाइव की जीत हुई और प्लासी के युद्ध को हम अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानते हैं। प्लासी का युद्ध कहां पर हुआ? बंगाल में। किस रिवर के किनारे हुआ? तो आप बोलेंगे भागीरथी नदी के किनारे जी। तो अंग्रेजों ने, क्लाइव ने जब इसने गद्दारी की तो क्लाइव ने इसको प्रॉमिस किया कि मीर जाफर अगर तुम मेरी साइड में आकर के सिराजुद्दौला को हरा देते हो तो फिर मैं तुमको बंगाल का नवाब बनाऊंगा। तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से बना दिया गया। लेकिन इसकी तो लीडरशिप ही खराब थी। अंग्रेजों ने सोचा बड़े काम का आदमी हमारा रहेगा, लेकिन ये तो नाकारा निकम्मा निकला। उसको अपनी अय्यासियों से फुर्सत नहीं थी। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई इसको हटाएंगे, मीर जाफर को हटाएंगे। और मीर जाफर को हटा के मीर जाफर का दामाद, दामाद बोलते हैं बेटी का पति, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया? बंगाल का नवाब बनाया। अब मीर जाफर का दामाद था आपका मीर कासिम। मीर कासिम ने बनते ही भैया अपने अधिकार लाने शुरू कर दिए। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नकारना शुरू कर दिया जिसने उसको बनाया। तो 1760 में इसने मुंगेर की संधि के द्वारा, जो राजधानी आपको याद है मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान ने अपने नाम पर इस शहर का नाम रखा, आज बांग्लादेश में है ये, उसको वापस वो लेके आया मुंगेर। मुंगेर बताएंगे किस राज्य में है? तो आप कहेंगे बिहार। मुंगेर वो इसको लेकर के आया, कंट्रोलिंग इधर लेके आया। यानी वहां पर अंग्रेजों के प्रभाव को खत्म करने के लिए उसने वो निर्णय लिया। अब अंग्रेज समझ गए, तो अंग्रेजों ने फिर से इसको हटा के घोषणा कर दी कि भाई मीर जाफर अब रहेगा। वापस से मीर जाफर, उन्होंने बोला इससे ठीक तो न्यूट्रल आदमी है, ये तो उल्टा हमारे खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, इससे बढ़िया तो वही है, वो कम से कम अपने शौक में तो है। तो मीर जाफर बना। तो यहां पर ये बात अब किसको चुभ जाएगी? मीर कासिम को। तो मीर कासिम ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और अंग्रेजी सरकार ने भी यहां पर युद्ध लड़ा। हेक्टर मुनरो, इसकी जीत हुई। ठीक है, मीर कासिम ने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाया, ये देखने की बात होगी।
अब मीर कासिम की जगह जब मीर जाफर को नवाब बना दिया तो मीर कासिम ने क्या किया, उसने अवध उत्तर प्रदेश से सुजाउद्दौला को एक प्रार्थना पत्र लिखा। उसने कहा कि हम मिलके इन अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ेंगे और संपूर्ण भारत हम चलाएंगे। ठीक है। शाह आलम द्वितीय ये एक मुगलों का शासक था 1760 से 1806 तक। इसको भी बोला भाई तुम भी साथ आना चाहिए, तुमको भी साथ आना चाहिए, और हम जो ये अंग्रेज हैं जो भारत से लूटपाट कर रहे हैं इनको बाहर खदेड़ते हैं और फिर लीडिंग फिर से जिंदा करके हम रखेंगे। तो क्या बोलेंगे, मीर कासिम ने किस किस को अपने साथ ले लिया। अब इन दोनों को पता नहीं था, इन दोनों ने भी सपने देखे, आहा मजा आएगा कि जब हम जीतेंगे और हम पूरा भारत चलाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों ने पकड़ा, बोले दिखाओ इनको कौन कौन है, कौन कौन हमसे लड़ने आई। तो यहां पर इलाहाबाद की संधियां हुई, याद रख लेना। अंग्रेजों ने पहले तो नजमुद्दौला को यहां पर बंगाल का नवाब घोषित किया 1765 में, और इलाहाबाद की पहली संधि जो की वो तो की किससे, शाह आलम द्वितीय से। भाई तू आ, बता क्या कह रहा था, लड़ेगा हमसे। तो उसने बोला बाबूजी गलती होगी। किलाई भी बैठा और इस बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को भी बैठा के इससे शाह आलम से, जब मुगलों का हुआ करता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसकी दीवानी अंग्रेजों को मिली। अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ से जो भी प्रशासनिक रूप से वसूली या रेवेन्यू आएगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। अब ये क्या बोले बेचारा, तो बोलते ठीक है जी कर लो, ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि में इन्होंने क्या बोला, हाँ भाई सुजाउद्दौला तू भी हमको भारत से भगाना चाहता था। इसने कहा बाबूजी ऐसा, मैं तो ऐसी मजाक, बोला मजाक में इधर आ जा। इलाहाबाद का किला इससे लेकर के शाह आलम को दे दिया। बोले तेरा विरोधी है ना, दोनों एकजुट हो रहे थे, अभी दोनों के बीच फूट डालते। इसका किला उसको दे दिया और इससे बोला कि हमारा जो खर्चा हुआ है, कहते अंग्रेजी सरकार का खर्चा हुआ था लगभग 2 लाख रुपए इस युद्ध में। उन्होंने बोला 50 लाख रुपए का हमारा खर्च हुआ सुजाउद्दौला इस बक्सर के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में जो बिहार में लड़ा गया ये खर्चा तू देगा बक्सर के युद्ध का। बोली ये मजाक क्यों कर रहे हो जी, क्या बोलता, नहीं बोल सकता। शाह आलम को इन्होंने, शाह आलम जो द्वितीय था, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये विरोध करें, और इसके लिए इन्होंने इकट्ठे इनको कि भाई तुमको तो कंपनी, वो बंगाल के नवाब वसूली देते थे तो 26 लाख रुपए कंपनी देगी, इसको पैसा दे दिया, कुछ किला भी दे दिया इसको अवध के नवाब का लेके। नजमुद्दौला को इन्होंने दिए 53 लाख रुपए। ये कौन है, ये नवाब था जो ब्रिटिश सरकार ने ही बैठा है ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसको जिलामत के लिए दिए कि बंगाल में किसी भी प्रकार के कानून और न्याय व्यवस्था को मेंटेन तुम करोगे, किसी भी प्रकार के, ठीक है। अच्छा जी, बंगाल में यहां पर द्वैध शासन लगा। मुझे बताइए बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर ने लगाया था। तो द्वैध का मतलब क्या बोलोगे आपका, किसने लगाया था भैया, क्लाइव ने लगाया था द्वैध शासन। तो 2 तरह का शासन हो गया ना, कानून और न्याय व्यवस्था। बाकी व्यवस्थाएं तो नवाब देख रहा है, नवाब। और जो वसूली है, जो राजस्व की उगाही है, वो कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 2 तरह की शक्तियों का शासन हो गया जिसको हम द्वैध शासन कहते हैं। मैंने वहां भी समझाया था आपको। फिर आपका सैफुद्दौला आया 1766 से, सैफुद्दौला आया 1766 से। फिर मुबारक उद्दौला आया 1775 से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, मिलते हैं मंडे। थैंक यू।